हेलो फ्रेंड्स। आज सत्य स्पीक एपिसोड 26 में आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत पवित्र दिन है। कई लोग आज नया साल मनाते हैं। कोई गुड़ी पड़वा, नवरोज, तो कोई उगादी मनाते हैं। जो आज नया साल मनाते हैं उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं और आप सबको मैं स्वागत करूंगा। डिज़ेबिलिटी रिहैबिलिटेशन के लिए भी आज जो इम्पॉर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे। आज जो बातचीत हम करेंगे ऑटिज़म के बारे में, अवेयरनेस की बात करेंगे। ऑटिज़म के बारे में क्या अवेयरनेस, किस बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहिए, एजेंडा तय करना चाहिए किस बारे में, जो हमारी नासमझी है उसके बारे में, या जो गलतफहमी है उसके बारे में, या ये जो प्रॉब्लम है उसका सीरियसनेस के बारे में। सचेतनता किस बारे में होना चाहिए। अगर सही एजेंडा हम नहीं बनाते, सही बात हम नहीं करते, कोई गलत बात करेगा और आपको गुमराह करेगा। दोस्तों, ये हमें मानना जरूरी है कि ऑटिज़म का जो प्रॉब्लम है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसका इंसिडेंस कभी 40-50 साल पहले 30,000 बच्चों में एक हुआ करता था, जबकि रिसेंट स्टैटिस्टिक्स 2.41% हो चुका है। 2.41% का मतलब है करीब करीब 200 बच्चों में 5 बच्चों को ऑटिज़म हो रहा है। ये जो इतना ज़्यादा बच्चे ऑटिज़म के शिकार हो रहे हैं, इसको हमें हमारा ध्यान हटाने के लिए कहा जा रहा है ये न्यूरो डाइवर्स है। मतलब ये बच्चे ऐसे ही हैं, अलग हैं और इनको अलग रहने दो, अलग रहने दो। अगर न्यूरो डाइवर्स को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको कहा जाएगा एक्सेप्टेंस। ऑटिज़म को यूं ही स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो। दोस्तों, ये हमें जानना जरूरी है कि ज़्यादातर ऑटिज़म के बच्चे पैदाइशी ऑटिज़म के शिकार नहीं होते हैं। उनका जो अर्ली चाइल्डहुड, मतलब जो समय में उनको बैठना, खड़ा होना, चलना चाहिए, वो सब नॉर्मल होता है। और ज़्यादातर बच्चे कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करते जाते हैं। यानी उनको कोई बुलाता है, माँ बुलाता है या कोई, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, हंसते हैं। वो सोशल कम्युनिकेशन डेवलप होता जाता है। पर अचानक पता नहीं क्या हो जाता है कि वो धीरे धीरे रिग्रेस करने लगता है। तो ये डाइवर्सिटी की जो बात होती है, उनको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि रिग्रेशन क्यों हो रहा है। कुछ बच्चे जो कि नॉर्मल बच्चों की तरह दिन ब दिन डेवलप करना चाहिए, वो डेवलप के बदले रिग्रेस क्यों हो रहे हैं, ये सवाल का जवाब देना चाहिए। अब क्योंकि हम लोग इतना इग्नोरेंट रहते हैं तो बस अपने आप को कोसते रहते हैं। कुछ पेरेंट्स जो कि आजकल का टाइम में न्यूक्लियर फैमिली तो आम बात हो गई है, तो वो कहते हैं कि शायद हमारे घर में और मेंबर्स नहीं है बातचीत करने के लिए, या और बच्चे नहीं हैं खेलने के लिए, इसीलिए ये बच्चा रिग्रेस हो गया या बोलना बंद कर दिया। या कोई ऐसा भी कहता है शायद हमने टेलीविज़न के सामने बच्चे को बिठा दिया क्योंकि हमें अपना काम करना है, या उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा दिया
क्योंकि वो हमें तंग कर रहा था, तो शायद हमारी गलती की वजह से वो ऑटिज्म का शिकार हो गया। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ, अगर 10 बच्चों का ब्रेन हम टेस्ट करवाएं तो करीब करीब उनमें से 7 बच्चों का एपिलेप्टिक सीजर्स देखने को मिलता है। यानी उनका ब्रेन का काम काज सही नहीं हो रहा है, वो डैमेज हुआ है, डैमेज होता जा रहा है। तो फिर आपका कॉमन सेंस क्या कहेगा? किसी को टीवी के सामने बिठा दो या किसी बच्चे को खेलने के लिए मौका ना मिले तो क्या उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है? तो हमें सही जानकारी हासिल करना चाहिए, सही समय पे हासिल करना चाहिए, तभी ऑटिज़म के बारे में हम कुछ ठोस कदम उठा सकें और ऑटिज़म को चैलेंज कर सकें। पर अनफॉर्चुनेटली बात ऐसा है कि ऑटिज़म का कोई डॉक्टर अभी तक नहीं है, ना ही ऑटिज़म का कोई दवा अभी तक बना है। यानी आप कोई डॉक्टर के या हॉस्पिटल में जाएंगे, आप दूसरे बीमारियों की तरह इलाज का उम्मीद रखेंगे तो वो नहीं हो सकता है। ऑटिज़म का ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेस्क्रिप्शन नहीं बन सकता, वो वैसा दवाइयाँ है ही नहीं, बना ही नहीं। तो अगर दवाई नहीं है तो आप यही मान लेंगे कि शायद हमारा किस्मत खराब है या हमसे कोई गुनाह हो गया है, कोई पहले जन्म का पाप ऐसा था जिसके परिणाम हमारा बच्चा भुगत रहा है। ये सब उल्टी सीधी बातें आपके दिमाग में आएगा, आप खुद को गुनहगार मानोगे। नहीं, आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपके परवरिश में कोई कमी या कोई खामी के वजह से आपका बच्चा ऑटिज़म का शिकार नहीं हुआ, ना ही ये कोई जेनेटिक डिफेक्ट है। जेनेटिक्स का भी काफ़ी कुछ रिसर्च हुआ है। ये वंश परंपरा में जो बीमारियां परिवार में फैलता है उसमें से एक ये प्रॉब्लम है ही नहीं। यानी अगर ये जेनेटिक डिफेक्ट होता, 100 बच्चों में एक बच्चा अगर कोई XYZ बीमारी से पीड़ित होता है तो वो स्टैटिस्टिक्स लगभग वैसा ही रहता है। 10 साल के बाद, 50 साल के बाद स्टैटिस्टिक्स फिर चेक करो तो वैसा ही रहता है। तो ये जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है, आपके परवरिश से ऑटिज़म नहीं हुआ है। ऑटिज़म तो फिर क्यों हुआ है, ये सवाल का जवाब कोई नहीं देता। जितना भी काम हुआ है, रिसर्च हुआ है, कोई सीधा सीधा कॉज और इफ़ेक्ट को जोड़ नहीं पाता, क्योंकि कॉज के बारे में हमें पता नहीं है। तो हम कुछ ना कुछ झूठ मूठ मनगढ़ंत बातें लोगों को बता देते हैं और उनको बोल देते हैं जाइए आप सीखिए। माँ बाप आपको सीखना पड़ेगा ऐसे बच्चों का हरकत, ऐसे बच्चों का जो चैलेंजिंग बिहेवियर है उसको कैसे मैनेज करना है। तो मैनेज कैसे करेंगे, बस उसका जो विम्स, उसका जो हरकत, उसको लेके आप जूझते रहिए। अपना काम धंधा, अपना निजी ज़िंदगी सब कुछ चौपट करके बस एक बच्चे के साथ आप डील करते रहिए। माँ बाप करते हैं, सेक्रीफाइस बहुत करते हैं, अपना सब छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, सब करते हैं, पर उनको सही रास्ता अगर हम नहीं दिखाते हैं तो ऑटिज़म का शिकार बच्चा वो तो ज़िंदगी भर प्रॉब्लम फेस तो करेगा ही करेगा। उसका परिवार को भी सफ़र करना पड़ेगा, उसके साथ साथ समाज, सरकार, सबको इस चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। हमें करना क्या है,
सचेतनता या जानकारी या करेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में हमें सबको ध्यान केंद्रित करना है। सही जानकारी क्या है और वो जानकारी बिना संकोच के हमें स्प्रेड करना चाहिए। आज जो दिन है ऑटिज़म का अवेयरनेस मतलब सिर्फ हैप्पी ऑटिज़म डे हम नहीं कहेंगे, नहीं, ऑटिज़म एक हैप्पी कंडीशन है ही नहीं। ऑटिज़म एक बहुत चैलेंजिंग न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है और मल्टी ऑर्गन माल फंक्शन होता है। ये मेडिकल रिसर्चर्स, रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स और जो भी साइंटिस्ट है इस दिशा में काम करना चाहते हैं, सबको एकजुट होके इसके ऊपर और शोध करना चाहिए और जानकारी हासिल करना चाहिए। वैसे भी उसका डायग्नोसिस अगर डिले करते हैं तो जो काम अभी हो भी रहा है वो नामुमकिन हो जाएगा। यानी अगर उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम नहीं करते तो अर्ली ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। अर्ली ट्रीटमेंट नहीं होगा तो कोई भी ट्रीटमेंट का पूरा फ़ायदा बच्चे को नहीं मिलेगा। तो कितना अर्ली हमें पता चल सकता है? पहले कहा जाता था कि 3 साल के बाद ही ऑटिज़म का लक्षण पूरी तरह से समझ में आएगा। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑटिज़म के लक्षण करीब करीब 1 साल, सवा साल में ही नज़र आ जाता है। माँ बाप को भी थोड़ा सा शंका, थोड़ा डाउट होना शुरू हो जाता है। वो सोचते हैं कि हो क्या रहा है हमारा बच्चा, अरे इतना तो बढ़िया देख रहा था, हंस रहा था, अब हमारी तरफ देखता नहीं है। हम 10 बार बुलाते हैं तो मुड़ के नहीं देखता, क्या हो रहा है? उनके मन में डाउट आता है, कुछ तो गड़बड़ है। पर जब वो डॉक्टरों से मिलते हैं या अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, सब इस चीज़ को डाउन प्ले करते हैं। अरे चिंता मत करो, छोटा सा तो बच्चा है, अभी क्या करेगा, उसको खेलने दो, उसको अपने मनमानी करने दो। ये गलत जो एडवाइजेस है, गलत कंसोलेशन है, उसके वजह से कई बार पेरेंट्स उनको जो मन में है कुछ करें वो टाल देते हैं और उसका नतीजा बच्चे को भुगतना पड़ता है, सारा ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। हमें ये समझना है कि अगर ऑटिज़म के लक्षण को स्प्रेड करें, सबको बताएं कि ये चीज़ लक्षण है और फैक्ट्स जो भी समझ में आया है वो फैक्ट्स के बारे में लोगों को बताएं, तो लोग सेल्फ असेसमेंट करें। अभी कई ऐसे टेस्ट भी आ चुका है, भारत सरकार ने भी अप्रूव किया है ऐसे टेस्ट, जिससे कि कोई नॉन प्रोफेशनल भी अपने घर में बैठ के भी चेक तो कर सकता है अपने बच्चे का। अगर आपने चेक कर लिया है और आपके मन में ये है शंका कि आपके बच्चे में शायद ऑटिज़म है, तब आप आइए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ क्वालिफाइड प्रोफेशनल, ट्रेंड प्रोफेशनल्स है, वो आपके बच्चे का पूरी तरह से ढंग से जांच करेंगे, ढंग से उसका डायग्नोसिस होगा, सीरियसनेस या सीवियरिटी उसका क्वांटिफाई करेंगे, जो भी फीचर्स है उसका प्रोफाइल बनेगा और उसका जो नीड्स है, नीड बेस्ड इंटरवेंशन प्लान होगा। नीड बेस्ड मतलब कई सारे थेराप्यूटिक इंटरवेंशन एक साथ एक बच्चे को देना पड़ता है और उसका जो कम्बिनेशन, उसका जो परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, जो कॉम्पोजिशन, वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है और वो बदलता रहता है। जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता है उसके हिसाब से बच्चे को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, वो बदलता रहता है। अगर हम बच्चे का एक प्रोफेशनल केयर और मल्टी मोडल थेरेपी देते हैं, उसके सारे के सारे फंक्शनल स्किल विकसित हो जाता है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में ऐसे बच्चों को लगातार जो देखते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनका फंक्शनल स्किल पूरा डेवलप करके उनको रेगुलरली डिस्चार्ज भी करते हैं। अभी तो कई पेरेंट्स आगे
आ चुके हैं, उनका बच्चे का जब डिस्चार्ज होता है वो राज़ी हैं कि अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा शेयर करने के लिए कि सर हमने तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी गए थे और हमें कोई सही रास्ता दिखाया नहीं और सही थेरेपी, सही इंटरवेंशन के बारे में बताया नहीं। पर जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस भुवनेश्वर में है, यहाँ पे हम आए तो हमारा बच्चा आज पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है, बातचीत कर रहा है। अब हम इसको लेके नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करने वाले हैं। मतलब हो सकता है, हो रहा है। ऑटिज़म जैसा कॉम्प्लिकेटेड या ट्रिकी या डिफ़िकल्ट चैलेंज, उसको हम जीत चुके हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं। ऑटिज़म के पीड़ित बच्चे नॉर्मल हो के नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं, नॉर्मल मेन स्ट्रीम में जिएंगे और ऑटिज़म का कोई भी फीचर्स भी रहेगा नहीं। ये शायद होगा, ऐसा नहीं, हो रहा है। और आप उम्मीद रखिए, ऑटिज़म के बारे में आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि सही समय पे सही इलाज अगर करते हैं तो ऑटिज़म इज़ एमेनेबल टू चेंज। सारे के सारे फंक्शनल स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, नॉर्मल, नियर नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। आप सबको आज का ये जो शुभ दिन है, पवित्र दिन है, फिर से मेरी तरफ से शुभकामनाएं और सबका भला हो, सबका मंगल हो। जो डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है उनका इलाज हो और आपके वजह से, आपसे ये जानकारी दुनिया में फैले, सही बात, सही होप्स फैले। और सबके लिए दुआ करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। नमस्ते।